हाय दोस्तों, डर का मौसम इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो देर ना करते हुए अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अभी 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे गुस्से वाले स्वभाव की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे चाचा का लड़का सेंटी, सारा दिन उसके साथ ही रहता हूँ। एक तो पढ़ाई के प्रेशर और दूसरा कोई दोस्त ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन मन में एक खुशी थी कि चलो दिवाली आ रही है, इस बार अपने मम्मी पापा के साथ बुआ के यहाँ जाऊँगा। वहाँ तो बुआ के लड़के हैं, उनके साथ कुछ दिन रहकर आऊँगा तो ये अकेलापन कम हो जाएगा और बहुत मौज मस्तियाँ करूँगा। वहाँ जाकर यही सब सोचते सोचते घर पहुँच गया। तभी मम्मी बोली, आ गया बेटा, जा फ्रेश होकर आ जा और कुछ खा ले, हमें अभी तेरे मौसी के यहाँ जाना है। मैं यह सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जल्दी जल्दी खाना खाकर तैयार हुआ और मम्मी के साथ मौसी के यहाँ चल दिया। स्टेशन पर पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़ी और लगातार 8 घंटों का सफ़र करने के बाद हम फाइनली मौसी के घर पहुंच गए। सबसे मिलजुल कर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मैं मौसी के बेटे सुनील के साथ बाहर खेलने जा रहा हूं। मम्मी बोली, ठीक है पर जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी। इतना बोलते ही खुशी से उछलते हुए दोनों घर से बाहर निकल गए। हम दोनों बातें करते हुए मैदान में पहुँचे और वहाँ ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। उन सबको देखकर मन में बहुत खुशी हुई। सुनील बोला, अरे दोस्तों मुझे भी तो खेलने दो। सारे दोस्त मिलकर उस दिन 2 घंटों तक खेलते रहे। उस दिन में मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि काश मेरे ऐसे ही दोस्त होते तो कितना मज़ा आता। मैं सोच ही रहा था कि सुनील पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोला, विवेक क्या सोच रहा है, चल घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और दादाजी भी आ गए होंगे। उनकी तो कहानियों में ही मेरा मन हमेशा लगा रहता है। आज चल तुझे भी उनकी कहानी सुनवाता हूँ। हम दोनों दौड़ते दौड़ते घर पहुँचे। घर पर खाना पीना खाकर हम दोनों दादाजी के कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद दादाजी भी खाना खाकर आकर हमारे साथ लेट गए। सुनील ने बोला, दादाजी आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तो दादाजी भी जिस काम के लिए आज बाहर गए थे उनका भी काम बहुत आसानी से हो गया था। वो भी बहुत खुश थे और अपने पोते सुनील से बहुत प्यार करते थे। उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकते थे। दादाजी बोले, बेटा आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं सच है। वो उस गांव की बात है जिस गांव में मेरा दोस्त रहता था। ये कहानी उसकी बेटी चंचल नाम की लड़की की है। 16 वर्ष की चंचल अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे और उसकी हर एक मांग पूरी करते थे। यहाँ तक कि उस समय पूरे गांव में सबसे पहले चंचल के पापा ही चंचल के लिए एक साइकिल खरीदे थे। उस समय साइकिल को देखने के लिए पूरा गांव आया था, क्योंकि उस टाइम पूरे गांव में किसी के यहाँ साइकिल नहीं थी। चंचल उस साइकिल से खेत खलिहान और पूरा गांव घूमाती थी। चंचल बहुत ही नटखट स्वभाव की थी और लड़कों जैसा मटर गश्तियाँ करना दिन भर उसका काम था। गांव के सारे लड़कों के साथ कबड्डी चिक्का खेलने में वो सबसे आगे रहा करती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदियाँ करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले बताते हैं कि चंचल ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर के तरफ भागा था। चंचल से उसके हम उम्र के लड़के भी पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि वो सब लड़के चंचल को उजड्डी और झगड़ालू किस्म की लड़की समझते थे। कोई उसके मुंह लगना भी पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी
कि सब लड़के उससे डरते थे, इसलिए चंचल अपने आप को बहुत अकेलापन फील करती थी। पर चंचल परेशान होकर अपना टाइम बिता रही थी। मई का महीना चल रहा था, कड़ाके की गर्मी हो रही थी। चंचल दोपहर में गर्मी की वजह से घर से बाहर अपनी साइकिल लेकर चल दी। उसका बगीचा गढ़ी के किनारे पड़ता था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ ज़्यादा थे। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। चंचल बगीचे में पहुंचकर पहले तो गाना गाते हुए पूरे बगीचे में तेज चलाते हुए घूमने लगी, और जब साइकिल चलाते चलाते थक गई और पसीने से भीग गई तो उसने बगीचे के एक मोटे पेड़ के नीचे बैठकर अपना दुपट्टा लेकर पसीना पोंछकर, चंचल को पता नहीं क्या सूझा, उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे चंचल का मन पंछी उड़ाने लगा। वह सोचने लगी उसके पापा उसके शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा सकुचाई और थोड़ा शर्माई और फिर मुस्कुराहट देकर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे विवाह कर ले जाएगा। पता नहीं वो कैसा होगा, कौन होगा, मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं, पर खैर जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। पापा उसके लिए जैसा भी लड़का चुनेंगे वह उसी से शादी करेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके पापा उसकी शादी जहाँ भी करेंगे वो घर धनवान होगा और उसकी सेवा के लिए नौकरानी जरूर होगी। चंचल इन्हीं सब बातों में घंटों खोई थी कि उसे अचानक ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। चंचल के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी गाय चराने वाले उसके साथ ही चुपके से पीछे बैठकर उसके बालों में अपनी उंगलियां पिरोने लगते थे और सहनाने लगते थे, और चंचल खुश होकर थोड़ी देर अपनी साइकिल उनको चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज चंचल को यह आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही और अनजान आनंद का एहसास दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहा हो। आज चंचल को बहुत अच्छा और अलग लग रहा था। थोड़ी देर में उसके यौवन की खुमारी भी उमड़ने लगी। उसके शरीर में एक हल्की गुदगुदी सी हो रही थी। राई लेने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए लेटी रही। उसे लगा कि वह अगर उठकर बैठ गई तो ऐसा आनंद पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, 10 मिनट ऐसे ही अपनी उंगलियां मेरे बालों को सहलाते रहो, मैं 1 घंटा साइकिल चलाने को दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी चंचल मदमस्त होकर लेटी रही और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और चंचल अभी भी पेड़ के नीचे लेटी थी। तभी उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, चंचल, ओ चंचल बेटी। पापा, अरे बिटिया, कब से यहाँ आई हो? मैं और तुम्हारी मम्मी कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई नहीं है तू निडर होकर सो रही है। चंचल ने करवट ली और अपने पापा को देखकर मुस्काई। उसके पापा उसे घर चलने के लिए बोलकर घर की ओर चल दिए। चंचल उठी और अपनी साइकिल उठाकर लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर निकल पड़ी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि चंचल ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी वो सोने की कोशिश करती, उस पागल लड़की को उस बगीचे की बातें याद आने लगती और वो उसी में खो जाती। जब ज़्यादा रात हो गई तो चंचल अपने बिस्तर से उठकर किचन में गई और पानी की बोतल उठाकर पानी पीने के बाद वापस आते समय सोचने लगी वो कौन था। अब वह पछता रही थी कि पीछे मुड़कर देखी क्यों नहीं और बात करनी चाहिए थी उससे, लेकिन फिर सोचती है करती तो क्या करती। उस अनजान व्यक्ति के कोमल और प्यार भरे स्पर्शों से
अचानक कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो पापा नहीं आते तो मैं पता नहीं कब तक सोती रहती। यही सोचते सोचते चंचल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह चंचल की आँख खुली तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और साइकिल को उठाकर बगीचे के ओर चल दी। सुबह की ताज़ी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर रात भर उसे उसी बारे में सोच सोच कर उसे और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि सनसनाती हवाएं उससे कुछ कहना चाहती हों और हवाओं के बीच भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हों। वह लगभग 1 घंटों तक बगीचे में घूमती रही और उस अनजान व्यक्ति को ढूंढती रही और निराश होकर घर वापस आ गई। पर चंचल को अब उस अनजान व्यक्ति की यादों में दिन भर खोना और उसके बारे में सोचने जैसा बात नॉर्मल हो गई थी। सारा दिन वो उसी के बारे में सोचती रहती। वो कौन है जो इतने प्यार से मेरे बालों को सहलाता है? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगने लगा था कि शायद वो इंसान ही उसके मन को, वो अनजान व्यक्ति इतना ज़्यादा बेचैन क्यों कर रहा है। वो अपने आप को रोक ना पाई और फिर से उस बगीचे में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे फिर से बैठकर कुछ सोचने लगी और फिर हल्की सी मुस्काई और फिर अपने दुपट्टे को अपने सर पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। चंचल को अभी 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कोई आकर बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है और उसके बालों को सहला रहा है। वह कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे अपना हाथ सर पर ले गई। वो उस उंगली को पकड़ना चाहती थी जो उंगली उसके बालों को सहला रहे थे और उसे एक अच्छा आनंद का अनुभव करवा रहे थे। पर जब वो अपना हाथ अपने सर पर ले गई तो वह उसे कुछ नहीं मिला, पर उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसके बालों को कोई सहला रहा है। चंचल को यह चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। वो तुरंत उठकर बैठ गई और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि जो भी था हो सकता है किसी पेड़ के पीछे छुप गया हो। फिर से उसके मन में एक बात आई। जब वह सर पर अपना हाथ लेके गई थी फिर भी उसे वो एहसास हो रहा था। वह सोचते सोचते खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे के हर एक पेड़ के पीछे जाकर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल की ओर दौड़ती हुई आई और साइकिल चलाते हुए तेजी से घर की ओर भागी। उसे डर तो कम लग रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में डर की एक लहर उठना शुरू हो गई थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पर वो कैसे भी करके घर पहुंच गई और उसके साथ घटी घटना के बारे में सोचती रही। आज रात फिर चंचल सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत बदलाव नज़र आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह शादी के योग्य हो गई है। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती और शर्माती। बिना बात के ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला उसके गांव का नहीं, बल्कि वो एक सुंदर युवा किसी और गांव का है जो उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। वह शायद बहुत शर्मीला और फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कब इतना जल्दी छूमंतर हो जाता है कि दिखता ही नहीं। चंचल के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उसको विश्वास होने लगा था कि वो लड़की मुझसे बेहद प्यार करती है और मेरे सामने आने से वो लड़का डरता है, पर मैं भी उसे एक दिन पकड़ ही लूँगी। अब तो चंचल रोज़ अपने बगीचे में जाकर 1 से 2 घंटा बिताने लगी।
उस बगीचे में जाकर वो 1-2 घंटे तक लेटी रहती, तब तक उसका जी ही नहीं लगता था। चंचल का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हो चुका था। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्यार जो चंचल के दिल में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से उसे अनजान थी, इस प्यार से अनजान थी, फिर भी हो गई थी इस प्यार की दीवानी पहली बार। प्यार को इस अनजाने एहसास ने उसके दिल में उसके लिए चाहत बढ़ा दी थी। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में चंचल को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चल दी। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे इस बगीचे में बुलाया है, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खिंचती हुई बगीचे में आ गई। 2-4 मिनट खड़े रहने के बाद चंचल थम गई। अपने कोमल दिल को कठोर बनाकर बुदबुदाती रही, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत प्रेत निकला तो खैर जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से प्यार हो गया है। भूत हो या कोई देवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूँगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस देवी आत्मा या भूत को अपना हमसफ़र बनाऊँगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो क्या है, कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया, यह सब चंचल सोचते हुए अपनी साइकिल उठाई और बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर चुका था और चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। हाँ, रह रह कर गांव की ओर से आवाज़ें उठ आती थी। दादाजी, बच्चों, चंचल को नहीं पता कि वो एक शैतान के प्यार में पड़ चुकी है। अभी तो बहुत सारे पर्दे उठने बाकी हैं। आगे की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारा अगला एपिसोड आने वाला है। दूसरा एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना। हाय दोस्तों, डर का मौसम इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर ना करते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नरपिशाच का वो राज। जिसने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख ले, ये दूसरा पार्ट है। किसी तरह चंचल घर पहुंची और घर का सारा काम करके खाना पीना खाकर लेट गई और उसके बारे में सोचने लगी, वो कैसा दिखता होगा जिसे मैं अपना दिल दे बैठी। पता नहीं वो इंसान है या नहीं। अगर वो इंसान ना होकर भूत प्रेत निकला तो फिर क्या होगा। पर जो भी है, मैं तो अब उससे प्यार करने लगी हूँ। ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर जा पहुँची। उसने देखते ही बोला, अरे मम्मी, रात के 3 बज गए, इतना जल्दी। वो उठी और अपने रूम की लाइट बुझाकर चुपचाप लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसे पता नहीं था, पर आज की रात बहुत ही अलग होने वाली थी। चंचल जैसे ही नींद में गई, उसे एक सपना आया। सपने में वो नरपिशाच एक सुंदर लड़के का रूप बनाकर उसी मोटे पेड़ के नीचे बैठा दिख रहा था और बोल रहा था, चंचल, कहाँ हो तुम? आ जाओ मेरे पास। हम दोनों को मिलकर अभी बहुत सारे कामों को अंजाम देना है। एक तुम ही हो जो मुझे महसूस कर सकती हो, देख सकती हो। चंचल, आ जाओ मेरे पास। तुम्हें नहीं पता कि तुम वो कर सकती हो जो और कोई नहीं कर सकता। चंचल, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी बात मानोगी। आखिर प्यार करती हो ना तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मुझे देख सकती हो। मुझे मेरा दोस्त मिल गया। कई 100 सालों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ।
आज़ादी, आज़ादी और हुकूमत, हुकूमत। इतना बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अचानक चंचल की आँख खुल गई और वो बिस्तर पर से उठकर जल्दी से कमरे की लाइट चालू कर चारों तरफ देखने लगी। बेचारी चंचल डर के मारे अपने बिस्तर पर जाकर चद्दर ओढ़कर चुपचाप लेट गई और सोचने लगी। दिखने में तो वो इंसानों जैसा था, पर उसकी बातों से नहीं लगता कि वो इंसान तो नहीं लगता। तुम मुझे सुन सकती हो, मुझे देख सकती हो, वो ये क्यों बोल रहा था? क्या उसे और कोई नहीं देख सकता? वो है कौन और कौन से काम की मुझे अभी अंजाम देना है, पूरा करना है? ये सब सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक और बात आई। कई सौ सालों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आज़ादी, हुकूमत। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। तभी तो मेरी आँख खुली। मतलब वो इंसान तो नहीं हो सकता। कई सौ सालों का इंतज़ार, आज़ादी, हुकूमत। किस चीज़ की इंतज़ार और किस चीज़ की आज़ादी? कैसी हुकूमत? ये सब क्या है? चंचल ये सब सोचते सोचते उसका सर दुखने लगता है। वो सर पकड़कर बोलती है, कौन है वो जो इतना ज़्यादा मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है? थोड़ी देर बाद बोलती है, ये तो सपना है, सपना सच थोड़ी ना होता है। फिर उसे दिमाग में ये बातें आती हैं, अगर सच हुआ तो फिर मन में सोचती है जो भी है अगर सच में वो है, किसी और दुनिया का है, तो फिर सामने क्यों नहीं आता? क्या दूसरे दुनिया के लोग यहाँ के लोगों या इंसानों से डरते हैं? पर जो भी है, कल सुबह बगीचे में जाकर ही पता चलेगा कि वो सच में है या फिर वो सिर्फ मेरा एक सपना था। इतना बोलकर चंचल फिर से सो जाती है। सुबह उसकी मम्मी उसके मुंह पर पानी के छींटे मार कर जगाती है। चंचल, ओ चंचल बेटी, उठ जा, कितना सोएगी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, कितना सोओगी? आज घड़ी देख। चंचल, उठ जा जल्दी, उठ के घड़ी तो देख, 9 बज चुके हैं। चंचल। चंचल बिस्तर पर उठकर बैठ गई और घड़ी के तरफ देखा तो सच में 9 बज चुके थे। चंचल बोली, सॉरी मम्मी, वो रात को नींद नहीं आ रही थी, काफ़ी रात को सोई, इसलिए सुबह आँख लग गई और सो गई। इतना बोलकर अपने मम्मी के साथ जाकर घर का सारा काम ख़त्म की और फिर से उसे याद आया वो सपना। चंचल सोचने लगी और सारी बातों को याद करके उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अपनी साइकिल निकाली और बगीचे की ओर चल दी। बगीचे में पहुंचकर उसने अपनी साइकिल खड़ी करके उस मोटे आम के पेड़ को थोड़ी देर तक देखती रही। कुछ टाइम बाद वो सारे बगीचे में घूम घूम कर देखती रही, पर उसे वहाँ कोई दिखा नहीं। वो समझ गई वो मेरा सपना था और सपना कभी सच नहीं होता। वो उस मोटे पेड़ के सामने जाकर बोली, मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठकर जो एहसास मुझे होता था वो मेरा वहम था या सच, पर इतना समझ गई हूँ ये मेरा वहम ही है और ऐसा आज के ज़माने में थोड़ी ना होता है। ये सब मेरा वहम ही था, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक सपना था। पर वो एहसास चाहे मेरा वहम ही था, उससे मैं हमेशा याद रखूँगी। इतना बोलकर चंचल अपनी साइकिल उठाई और बगीचे से बाहर आने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, चंचल, तुम मुझे सुन सकती हो, तुम मुझे देख सकती हो। चंचल अचानक पीछे मुड़ी और देखा तो पीछे कोई नहीं दिखा। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर वो हिम्मत करके उस मोटे पेड़ के पास खड़ी होकर बोली, तुम जो भी हो सामने क्यों नहीं आते? बोलो, कौन हो तुम? बोलो। थोड़ी देर वो इंतज़ार करती रही, पर उस पेड़ से कोई आवाज़ नहीं आई। चंचल थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर सब कुछ देखती रही और सोचती रही। फिर पीछे मुड़ी और अपनी साइकिल उठाई और जैसे आगे बढ़ी, फिर से पीछे से आवाज़ आई, किसका अस्तित्व नहीं है? किसे मानने से इनकार कर रही हो? जिसे तुम महसूस कर रही हो, सुन रही हो, पागल लड़की। इतना सुनते ही चंचल बहुत ज़्यादा डर गई।
पर उसके सर पर सनक सवार था। इतना अच्छा एहसास देने वाला बुरा तो हो नहीं सकता। ऐसा सोचते हुए और अपने आप को समझाते हुए फिर वो उस पेड़ के तरफ बढ़ी। पेड़ के पास खड़ी होकर बोली, कौन हो तुम? कहाँ छिपे हो? सामने आओ। मेरे पीठ पीछे ही क्यों बोलते हो? सामने क्यों नहीं आते? थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उस मोटे पेड़ से आवाज़ आई, चंचल, तुम मुझे सुन सकती हो? चंचल, तुम मुझे देख सकती हो? चंचल बोली, हाँ मैं सुन रही हूँ, पर तुम दिख नहीं रहे हो। और तुम हो कौन? पेड़ के अंदर से कैसे बोल रहे हो? नर पिशाच बोला, तुम मुझे सुन सकती हो, तुम अगर चाहो तो मुझे देख भी सकती हो। चंचल बोली, वो कैसे? पर तुम पता नहीं क्या हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे कहीं नुकसान न पहुंचाओ या फिर जान से मार दो, इसलिए मुझे नहीं देखना। इतना बोलते ही चंचल अपने घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी पीछे पेड़ से आवाज़ आई, चंचल, तुम डरो मत, और तुम तो मुझसे प्यार करती हो। इतना तो भरोसा करो, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कई 100 सालों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा। मुझे जल्दी से आज़ाद कर दो इस पेड़ से। चंचल, तुम कितने सालों से यहाँ कैद हो, और किसने किया और क्यों? चंचल का इतना सवाल सुनकर वो गुस्से में बोला, जल्दी आज़ाद कर मुझे, वरना तुझे अभी मार डालूँगा, पागल लड़की। चंचल इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, पहले तुम वचन दो कि कुछ नहीं करोगे मुझे। ठीक है, कुछ नहीं करूँगा। चंचल, क्या करूँ जिससे तुम आज़ाद हो जाओ? इस पेड़ का एक पत्ती खाकर 3 बार बोलो, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। उसके बाद इस पेड़ को पकड़कर बोलो, कबूल है कबूल है कबूल है। चंचल ने उस मोटे पेड़ की एक पत्ती उठाकर खा ली और उसके बताए अनुसार उस पेड़ के सामने खड़ी होकर बोली, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। इतना बोलकर उस पेड़ को पकड़कर बोली, कबूल कबूल कबूल। इतना बोलते ही उस मोटे पेड़ के चारों तरफ एक रोशनी फैल गई और उसमें एक हाथ बाहर आता है। चंचल ने देखा वो हाथ इतना लंबा और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। ये सब देखकर चंचल बहुत ज़्यादा डर जाती है। धीरे धीरे वो दानव बाहर आ जाता है। वो इतना विशाल और देखने में ही बहुत खतरनाक दिख रहा था। बाहर आने के बाद वो दानव बोला, आज़ादी आज़ादी मुझे मिल गई, आज़ादी, अब होगी हुकूमत। इस पूरे ब्रह्मांड पर इस पृथ्वी को बर्बाद कर दूंगा मैं और पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। ये सब देखकर चंचल डर के मारे थर थर काँपने लगती है। किसी तरह वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है, कौन हो तुम? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही दानव गुस्से से किलकिला उठा और बोला, नादान लड़की, बहुत इंतज़ार किया है मैंने आज़ादी के लिए। आज मिली है मुझे मेरी आज़ादी। तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूँ? मैं नर पिशाच हूँ। इतना सुनते ही चंचल अपने घर की तरफ भागी, पर नर पिशाच उसे अपने लंबे हाथों से पकड़ लिया और उसी पेड़ में कैद कर दिया और बोला, नादान लड़की, कहाँ भाग रही हो? अभी तो तुमको मेरे लिए बहुत सारा काम करना है जो कई 100 सालों से रुका हुआ है। चंचल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। देखो तुम जो भी हो, मैंने तुमको आज़ाद किया है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, निकालो मुझे यहाँ से, इस पेड़ से। नर पिशाच बोला, यहीं रहोगी अब तुम, जब तक मुझे मेरी वो रहस्यमयी किताब नहीं मिल जाती। इतना बोलकर वो नर पिशाच वहाँ से गायब हो जाता है। चंचल वहीं उसी पेड़ के अंदर चीखती चिल्लाती रहती है, रोती रहती है और बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। तभी वो पेड़ घर से आवाज़ आती है, यहाँ रोना मना है लड़की, पर तुम फिक्र मत करो, इस घर से तुम जो भी मांगोगी वो तुमको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ तुम्हें 2 चीज़ कभी नहीं मिलेगी। एक तो यहाँ से तुम बाहर जाने के बारे में, दूसरा उस दानव के बारे में। चंचल बेचारी
अब करती भी तो क्या करती। मजबूर और लाचार, इतना अंधेरा हो चुका था। चंचल के मम्मी पापा चंचल को ढूंढ रहे थे। पूरे गांव में एक एक घर जाकर पूछ आए, लेकिन चंचल कहीं नहीं मिली। किसी को कुछ पता नहीं चला चंचल के बारे में। मम्मी पापा उसके रोते हुए घर को वापस आ रहे थे। अचानक उन्हें पीछे से किसी के बुलाने की आवाज़ आई, अनिल रुक जाओ। चंचल के मम्मी पापा दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु बाबा चले आ रहे थे। पास आकर वो साधु बोला, अपनी बेटी को गांव में मत ढूंढो, उसे उस बगीचे में जाकर देखो उसके साथ क्या हुआ है। चंचल के मम्मी पापा घबरा गए और साधु का पैर पकड़कर बोले, बाबा मेरी बेटी ठीक तो है ना? बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ बाबा। तभी वो बाबा बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मूर्ख इंसान, अचानक वो विशाल रूप में आ गया। उसे देखते ही चंचल के मम्मी पापा बहुत घबरा गए और समझ गए ये कोई मायावी राक्षस है। इसका मतलब मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। चंचल के पापा हिम्मत दिखाते हुए बोले, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? वो बोला, अनिल यही नाम है ना तुम्हारा? तेरे बाप का नाम किशोर, उसके बाप का नाम सुधीर, उसके बाप का नाम चंदर। तेरी हजारों पुश्तों का नाम जानता हूँ मैं हूँ नरपिशाच। नरपिशाच जिसके बारे में दादाजी बताते रहते थे, उसकी कहानियाँ सुनाते रहते थे। वो नरपिशाच बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके प्रकोप से न जाने कितने गांव और शहर बर्बाद हो गए थे। फिर बहुत सारे साधु संत और अघोरी महात्मा लोग आकर उसे एक आम के पेड़ में कैद कर दिया था। क्या तुम वही नरपिशाच हो? हाँ मैं वही नरपिशाच हूँ। अनिल देखो तुम जो भी हो, हम दोनों आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो मासूम सी मेरी बेटी, उसकी क्या गलती है? मेरी बेटी को छोड़ दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। नरपिशाच बोला, तुम्हारे पूर्वजों की वजह से मैं उस पेड़ में कई 100 सालों तक कैद रहा। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी नरपिशाच कुछ सोचते हुए फिर से बोला, एक शर्त पे तुम दोनों को छोड़ दूंगा। आज के 3 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, पर मुझे तुम्हारे पूर्वजों की वो लिखी किताब चाहिए जिसमें ब्रह्मांड के 7 दरवाज़ों का रहस्य छुपाया गया है। मुझे वो चाहिए। इतना बोलकर वो हंसते हुए गायब हो गया। चंचल के मम्मी पापा परेशान होकर वहीं बैठकर रोने लगे और बोले, कौन सी किताब? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या करूं? तभी चंचल की मम्मी बोली, चलो हम किसी तांत्रिक के पास चलते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। वो दोनों किसी तरह पास वाले गांव में एक बिल्लू नाम के तांत्रिक के पास पहुँचे और उसको अपने साथ घटी घटना को बताया। बिल्लू तांत्रिक ने बोला, उसका नाम जानते हो? उसके बारे में जो भी जानते हो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अनिल बोला, नरपिशाच है उसका नाम। इतना सुनते ही, क्या नरपिशाच? नाम सुनते ही वो तांत्रिक हिल गया और उसकी रूह तक कांप उठी। तांत्रिक बोला, वही नरपिशाच है जो हजारों साल पहले कहीं आम के पेड़ में कैद कर दिया गया था। उसे कैद करने में बड़े बड़े संत महात्मा अघोरियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो उनके बस से भी बाहर था, पर छल से उसे कैद कर दिया गया था। वो पूरी दुनिया पर बुराई का राज कायम करना चाहता था। अनिल हाँ ज़्यादा नहीं जानता, पर थोड़ी थोड़ी उसके दादाजी उसे कभी कभार बताया करते थे। वो सारी बात तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक बोला, उस किताब के बारे में कुछ पता है तुमको? कहाँ है वो? अनिल बोला, नहीं बाबा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तांत्रिक बोला, इस नर पिशाच के आगे तो मैं तिनका हूँ। तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो हिमालय के पहाड़ियों के बीच रहने वाले अघोरी और अमेज़न जंगल में रहने वाले साधु महात्मा जो कई 100 सालों से आज भी जीवित हैं। अनिल बाबा, मैं अपनी बेटी और इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए उस हिमालय और अमेज़न जंगलों में ज़रूर जाऊंगा। उन अघोरी और महात्माओं के हाथ पैर जोड़कर उन्हें यहाँ
लेके आऊँगा। तभी तांत्रिक बोला, शाबाश बेटा, पर उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं। वो साधु महात्मा कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते, आज यहाँ तो कल वहाँ। इतने विशाल जंगल में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। उस जंगल में ऐसी ऐसी असीम शक्तियों का वास है, जैसे चुड़ैल, भूत, प्रेत, चंडाल, इन सब का वास उस जंगलों में है। अनिल, कुछ भी हो बाबा, मैं जाऊंगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। मेरे प्राण भी निकल गए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, रोते हुए बोले। तांत्रिक बोला, बेटा चल, हम भी तेरे साथ चलेंगे। आखिर जब ये दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। हमारे दुनिया के सारे लोगों को वो अपने बुराई के साम्राज्य में डालकर हमें राक्षस बना देगा। चारों तरफ बुराई ही बुराई होगी। आने वाले कुछ समय में ही पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अनिल और तांत्रिक दोनों ने बैग में कुछ खाने पीने का सामान और तांत्रिक ने भूत, प्रेत, शैतानों और जानवरों से बचने के सारे औजार और पूजा सामग्री रख ली। अब दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, आगे की एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। इस नर पिशाच के अभी बहुत से राज पर से पर्दा उठने वाला है। अनिल और तांत्रिक इतने खतरनाक जंगलों का सफ़र पूरा कर पाएंगे या नहीं, चंचल का क्या होगा, ये सब जानने के लिए हमारे अगले पार्ट को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।